हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th का यूपी बोर्ड में साइंस का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो ये सेशन हमारा आधारित है उस साइंस के पेपर के सॉल्यूशंस को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपने आंसर्स मैच कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर हमारा सही होगा। स्टार्ट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको टाइम पर अपडेट मिलते रहे। ओके, बढ़ते हैं। ये हमारा पेपर है आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट में आज हुआ है 2023 में। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखिए, वास्तविक और उल्टा बना हुआ है और किसके बराबर है, वस्तु के बराबर। तो हमारा वस्तु कहाँ रखा जाएगा, वस्तु कहाँ रखा जाएगा, आपके फोकस सेंटर ये हो गए। तो सेंटर के ऊपर ही यानी केंद्र के ऊपर ही जब वस्तु रखा जाता है तभी ये हमारा क्या करता है, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब देता है। तो कहाँ पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र हमारा करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। श्वेत प्रकाश के किरण से प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो हमारा प्रिज्म ऐसा हो गया, ये श्वेत प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ से जब ये विचलन होता है तो हमारा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, विबग्योर ऐसे बनता है। तो सबसे ऊपर हमारा रेड आता है, सबसे ऊपर कौन आएगा, रेड यानी लाल रंग। तो लाल रंग का विचलन हमारा न्यूनतम होगा, किस रंग का, लाल रंग का न्यूनतम होता है। और सबसे अधिक वायलेट यानी बैगनी कलर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल लेंस का प्रयोग में आता है। लिखिए, लेंस है, किस में प्रयोग आएगा, आवर्धक के रूप में। जी नहीं, आवर्धक के रूप में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कार के पीछे की ओर नहीं, पीछे की तरफ देखना है तो आपका दर्पण का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, दर्पण का। कैमरे में लेंस का प्रयोग होता है, लेकिन आपका कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो बचा कौन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, प्यूपिल यानी कि पुतली। ठीक है, पुतली हमारा क्या करता है, प्रकाश, कितना प्रकाश आँख में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए ये आपका नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे नेत्र के पहले आपका जो ये गैप रहता है, ठीक है, जहाँ आइरिस ये दोनों लगे, ये जो बीच वाला गैप हो जाता है इसी को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं यानी कि पुतली। और यही हमारा क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पुतली हमारा आंसर यहाँ सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, क्या, विद्युत शक्ति यानी पावर, P = VI होगा, I² R होगा, V² R होगा। तो यहाँ पर I² R यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आपका समान होता है। हर एक बिंदु पर अंदर क्या होगा, समान होगा। तो सभी बिंदुओं पर ऑप्शन नंबर बी यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर जो होगा यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसके भीतर हर बिंदु पे समान चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसके बाहर अलग अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति कितनी है। AC की जो आवृत्ति आती है 50 हर्ट्ज पे आती है। कितनी आती है, 50 हर्ट्ज पर। तो ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड का क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। तो जिन दोस्तों के यहाँ पे पूरे के पूरे सही गए हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका कितना नंबर सही जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री वाले पर। खंड उपखंड खा में, यह आपका केमिस्ट्री से आधारित है। ठीक है, किससे आधारित, केमिस्ट्री पर आधारित है। पहला आर्सेनिक, आर्सेनिक आपका क्या होता है, उपधातु होता है। ठीक है, ये हमारा एक सेमी मेटल होता है, सेमी मेटल। ठीक है, आर्सेनिक AS, ठीक है, AS से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। अगर एक बात यहाँ हम बताना चाहें, आर्सेनिक आपका 15वें ग्रुप में मौजूद है। किस ग्रुप में मौजूद है, 15 ग्रुप में। क्लियर। और पीरियड 3rd होगा, पीरियड कौन, 3rd नहीं, पीरियड 4th होगा। कौन सा होगा, 3rd नहीं 4th पीरियड होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9,
प्रोपेन है। प्रोपेन, आपको प्रोपेन का मतलब होता है, प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो इसी श्रृंखला में केवल 3 कार्बन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ हम देख सकते हैं ये एल्युमिनियम हमारा क्या कर रहा है, इस आयरन के स्थान पर विस्थापित हो गया है, ठीक है। तो इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, विस्थापन करने का काम कर रहा है। और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, विस्थापन अपक्रिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप ये आवर्त सारणी आपका है, ठीक है, ये आवर्त सारणी अगर आपका है, तो इधर आप अगर दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इधर बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, दाएं तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि धातुओं से किधर बढ़ रहे हैं आप, अधातु की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। धातु से किधर बढ़ रहे हैं, अधातु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहली चीज़ कि धात्विक गुण खत्म होगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो धात्विक प्रकृति बढ़ती है, बिल्कुल गलत है, धात्विक प्रकृति नहीं, अधात्विक प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। यानी धात्विक प्रकृति घटेगी, क्या करेगी, धात्विक प्रकृति घटेगी। धात्विक प्रकृति घट रही है यहाँ पर, ये अभी सही माना जाएगा, और धात्विक प्रकृति यहाँ भी घट रही है। ओके, इन दोनों में आपका अब कन्फ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या भाई साहब घटती है, क्या करेगी, परमाणु त्रिज्या क्या करेगी, घटेगी। ओके, यहाँ परमाणु त्रिज्या कहा है बढ़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या घटेगी और धात्विक गुण भी घटेगा, यानी अधातु बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या घटेगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपको कॉलम मैचिंग के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड आपका सिरका बनाने के लिए किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये बीच वाला ऑप्शन आपका गलत हो चुका, ठीक। नेक्स्ट है अपमार्जक, देख लेते हैं। अपमार्जक आपका क्या करता है, कपड़े साफ करने में होता है, यानी डी का फोर्थ सिर्फ इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बी का हो गया, बी का सेकंड मिल रहा है, यानी एथेनॉल का क्या करेंगे, स्प्रेड बनाने में प्रयोग किया जाएगा। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किसके, कपड़े साबुन के निर्माण में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप कितना मान के चलेंगे, 7 मान के चलेंगे, यानी न्यूट्रल उदासीन मान के चलेंगे। आप क्या मान के चलेंगे, उदासीन। क्लियर? तो ये रहा हमारा पूरा केमिस्ट्री का सेशन। केमिस्ट्री वाले के बाद अब हम पहुंच रहे हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में। बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस के आपके देख लेते हैं आंसर क्या क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो क्या नहीं संश्लेषित होगा भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्लूकोज हमारे यहाँ संश्लेषित नहीं होता। बाकी प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऑक्सीजन, ये सब की आवश्यकता होती है। एक सेकंड, यहाँ आपको नहीं पे दिया गया, नहीं के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये आपका सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बना देते हैं, क्लोरोफिल से आपको देता क्या है, ग्लूकोज देता है प्लस ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे निकल के आते हैं, लेकिन संश्लेषण सिर्फ इन्हीं दोनों का होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन, अगर इन दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज की बात करें तो दोनों के हिसाब से आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा कि ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त का संश्लेषण कहाँ होगा, यकृत में हो जाएगा। क्लियर? यकृत के द्वारा ही ये निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पुनरुद्भवन होता है किसमें होगा, प्लेनेरिया में होगा, हाइड्रा में नहीं। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रा में आपका बडिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है। बडिंग मतलब मुकुलन, क्या, मुकुलन, ठीक है। हाइड्रा में बडिंग होगा। तो प्लेनेरिया में हमारा क्या होता है, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है
पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफाइलम के लीफ में होता है। ठीक है, किस लीफ में होगा? ब्रायोफाइलम के पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, डार्विन प्रसिद्ध हैं। डार्विन किसके लिए प्रसिद्ध होंगे? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के लेकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसके बाद भी हमने कराए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश कौन हो जाएगा? डेनमार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। कहाँ पर होता है? डेनमार्क में। इसलिए पवनों का देश क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे। इसके आगे बढ़ते हैं खंड बा में। खंड बा में 2 खंड दिए गए हैं, का और खा करके। तो ये आपके 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही बात करेंगे क्या क्या हमारे बनेंगे। प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटर। ये दूरी आपका कितना है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। फोकस और पोल के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु कहाँ है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो भाई साहब आप बिना देखे ही स्थितियाँ बता सकते हैं कि ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। ये हमारा सीधा जाएगा, टकराने के बाद कहाँ जाएगा? फोकस से निकल के आएगा। क्लियर। और दूसरा कहाँ से लेकर जाएं? अगर हम लोग केंद्र से लेकर जाएंगे, केंद्र से ऐसे चलेगा आपका। ठीक, तो केंद्र से जाने वाली किरण ऐसे ही केंद्र से ही वापस आती है। तो इधर दूरी आपका बढ़ता जाएगा, तो इधर कहीं पे भी टकराएगा नहीं, इधर कहीं नहीं टकराएगा। ठीक है, इधर की दूरी में आपका ये टकरार नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर दूरियां बढ़ रही हैं। अगर इधर दूरी बन रहा है तो इधर टकराएगा नहीं, तो इस तरफ हमारा ये वस्तु टकराएगा। ठीक है, ये इस तरफ हमारा ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना था? स्थिति बताना है। तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, और कैसा होगा? सीधा होगा किंतु आभासी होगा। कैसा होगा? सीधा और आभासी ये हमारा बनेगा। और ये हमारा किरण आरेख हो जाएगा। बस इतना बनाते हैं, आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने के लिए किरण आरेख। बिल्कुल वही फिर करना है। वस्तु अभिसारी लेंस के सामने, अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस के सामने आप क्या करना है? एक वस्तु रख लीजिए। ये हमारा उत्तल लेंस के बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु के फोकस, वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच रखा है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। इसके बीच में रखा गया है वस्तु, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। अब ये अगर यहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये समांतर किरण ऐसे जाएगी यहाँ पर, यहाँ से ये फोकस से निकल के जाएगा। ठीक, दूसरा आप क्या करेंगे? प्रकाशिक केंद्र से अगर ले लेंगे तो ऐसे जाएगा, तो इधर दूरी बढ़ती जाएगी, तो उधर आपका प्रतिबिंब ना कटकर इधर ही काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे इधर की तरफ इनके प्रतिबिंब बनेंगे और ये प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से निर्माण होगा। किस इस तरीके से? तो ये हमारा कैसा बन जाएगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी सीधा बनेगा और सेम साइड ऑफ लेंस, या वस्तु की तरफ ही बनेगा। वस्तु की तरफ ही हमारा यह प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट पार्ट, तो इसी में खा आपका दिया है। खा में क्या कहा है? वस्तु फोकस और फोकस की दुगनी दूरी 2f के बीच रखी गई है। तो यहाँ देखिए लेंस नहीं बताया गया, तो लेंस नहीं बताया गया तो आप यही अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस लेकर ही सॉल्व करिए। उत्तल लेंस बनाइए। यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1। ठीक, ये हो जाएगा f2 और ये 2f2। यहाँ पर आपको कहा गया फोकस और फोकस की दुगनी दूरी यानी 2f के बीच में वस्तु रख दीजिए। यहाँ वस्तु रख लीजिए और यहाँ अगर वस्तु रखेंगे तो सीधा ले जाएंगे, ऐसा करेंगे
और ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए तो आपका कहाँ बनेगा, सीधा चलिए आप तो ये ऐसे यहाँ काटेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2f2 के बाद बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 के बाद यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा। अब प्रतिबिंब का क्या बताना है, प्रकृति बताना है, तो क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी आपका, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर, तो ये सारे बिंदु हम यहाँ पर बता देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का हल सॉल्व था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये दिया गया है, चित्र बना हुआ, चित्र के हिसाब से आपको हल करना है। पहला आपसे में पूछा गया परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। कैसे क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/r = 1/10 + 1/40। इसको सॉल्व कर दिए, 40 हो जाएगा, ये 4 + 1 ये आ गया 5/40। कैंसिल कर दीजिए, 1/8, 1/r = 1/8 हो गया, तो r = हो जाएगा 8 ओम। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 8 ओम का। क्लियर, यहाँ पर आइए, इनका भी, ये भी हमारे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में यहाँ पे भी लगाइए, 1/r = बनेगा 1/30, 1/20 + 1/60। एलसीएम हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 2 20 तियाएँ 60, 3 60 एकम 60। ठीक, 3 दूनी 5 1 6, 6/60 यानी 1/10 हो जाएगा, 1/r। तो r = हो जाएगा 10 ओम। क्लियर, यानी इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया है 10 ओम का। अब ये दोनों के दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ेंगे आपके, कौन से क्रम में, ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। अब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे 12 वोल्ट की बैटरी से, तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 10 और 8 मिला के कितना हो जाएगा, 10 और 8 मिला के 18 ओम। कितना हो जाएगा, 18 ओम बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 18 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो पहला ऑप्शन जो तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है ये 18 ओम आएगा। क्लियर, संपूर्ण प्रवाहित संपूर्ण धारा करना है, तो धारा के लिए क्या करेंगे, V = IR लिखेंगे। I = हो जाता है V/R। V दिया है 12 वोल्ट और R आया है 18, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 2/3 यानी 0.66 एम्पियर का हमारा यहाँ पर कुल धारा मिलेगा। ठीक है, I = आ जाएगा 0.66 एम्पियर, 0.66 एम्पियर। क्लियर, तो ये हमारा 23rd का सलूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। ये सब तो आपने कर ही लिया होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या करता है, किसी चालक में विद्युत धारा अगर आप बदलते हैं तो उसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसके समीप रखे गए कोई और विद्युत धारा होती है तो उसके भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होते हैं, तो वहाँ पर उसमें हमारे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ देखिए, ये अब ऐसे मान लीजिए ये फैराडे द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। ठीक है, और इसके थ्रू यदि चुंबकीय फ्लक्स आप बदलते हैं तो इस कुंडली के पास के भी आपके चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे और उसकी मदद से क्या आएगा, इस परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ऐसे में आपका किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत धारा का मान क्या करेगा, कुंडली की संख्या पर निर्भर करेगा, कुंडली की संख्या पर निर्भर करेगा। और जो आपने विद्युत धारा लगाया है, बैटरी विभव, इस पर निर्भर करेगा, यानी विद्युत धारा पर भी निर्भर करेगा, विद्युत धारा पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो चालक आपने इस्तेमाल किया है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें होंगी जिस पर हमारा क्या करता है, प्रेरित विद्युत धारा जो होगा ये निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का पता लगाइए। तो प्रेरित विद्युत धारा का नियम दिशा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का
दाएं हस्त का अंगुष्ठ नियम, कौन सा नियम? अंगुष्ठ नियम निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर। और नियम भी लिखना है तो ये नियम आप लिख देंगे कि किसी अपने ये अंगूठा बना दीजिए और इसके चारों तरफ ये उंगलियां जो घूमेंगी ये हमारा क्या कर देगा, ठीक है, इधर ये बनाने लग जाता है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है मुड़ने वाली उंगलियां। अंगूठा क्या करेंगे, हम विद्युत धारा यानी करंट की दिशा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। नहीं तो आप क्या करते हैं, इसके ऑप्शन में भी दे रखा था, कौन सा दे रखा है, विद्युत जनित्र का दिया था, यानी आप जनरेटर वाला भी आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ये केमिस्ट्री से लिया गया है, उपखंड खा। ठीक है, नियोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होगा। कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो इस तरीके से आप 5 कार्बन जोड़ लीजिए और सारे कार्बन के पास हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। तो इसके पास CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये भी CH3 और ये भी CH3 हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है नियोपेंटेन का, क्लियर। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है IUPAC, तो इसका IUPAC आप एक लॉन्ग चेन बना लीजिए 3 कार्बन का और 2 नंबर के कार्बन पर 2 इस तरीके से 2 नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाईमिथाइल, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये हमारा हो जाएगा इसका IUPAC नाम, क्लियर। नेक्स्ट आपका दिया गया है, क्या दिया है, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का मतलब हो गया 2 नंबर के कार्बन पर आपका एक OH जोड़ दीजिए और यहाँ CH3 कर दीजिए, ये भी आपका CH3। ठीक है, और यहाँ आपका एक हाइड्रोजन बच रहा है। ठीक है, तो ये आपके 4 कार्बन है, ब्यूटिल बोला गया है तो ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब होता है 4। ठीक है, और 2 नंबर पे आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका IUPAC नाम जो होगा 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, ये इसका चेन बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा अगर एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो ये CH3C11OOH, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ ट्राइक्लोरो लगा हुआ है तो सारे हाइड्रोजन हटा देंगे हम, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और हाइड्रोजन हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 का क्लोरीन आपको ऐड कर लेना है। क्या करना है, 3 क्लोरीन ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे इसके स्ट्रक्चर होंगे, क्लियर। अब इसका IUPAC नाम करना है तो IUPAC नाम करने के लिए क्या करेंगे, 2 कार्बन की सीरीज होगी। तो 2 कार्बन के सीरीज से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन में एथ आता है तो इसलिए इथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और एक एक हाइड्रोजन इसका जगह खाली रह जाता है, क्लियर। अब इसके IUPAC नाम की बात करें तो 2 कार्बन लगा हुआ है तो 2 कार्बन का मतलब हो गया एथ और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो इथाइन। इथाइन हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हो जाएंगे, 18 वर्ग हो जाएंगे। कितने वर्ग हो जाएंगे, 18 वर्ग। और आवर्त कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो 7 आवर्त हो गए, 18 वर्ग हो गए। नेक्स्ट क्या दिया, इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय अक्रिय तत्वों को किन वर्गों में रखा गया। तो क्षारीय धातु आपका वर्ग 1 पहला वर्ग जो है वो हमारा क्षारीय धातुओं का है और निष्क्रिय धातुओं का जो वर्ग है ये 18। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, जहां आप 4 नंबर लिखते केवल कितने वर्ग, 18, आवर्त 7, क्षारीय धातुओं की संख्या वर्ग जो है 1 और निष्क्रिय धातुओं का वर्ग कौन सा, 18। तो इसके लिए मात्र आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 4 नंबर मिलते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या करना है,
संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। संतुलित रासायनिक समीकरण, पहला समीकरण आपका दिया है, चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। तो चूने का पानी है कौन आपका, चूने का पानी आपका हो गया CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देना है। तो ये क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O आपका बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए क्या ये संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 4 4 ऑक्सीजन इधर भी, हाइड्रोजन 2 इधर, हाइड्रोजन 2 यहाँ, कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ 1, कैल्शियम यहाँ 1 कैल्शियम यहाँ। ये पहले से ही संतुलित है, तो ये हमारा इतना लिखते ये हमारा संतुलित हो चुका था। इसी को हम लोग बोलते हैं चूने का पानी, चूने का पानी। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है श्वेत अवक्षेप बनता है, श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खा नंबर दिया है। खा क्या दिया है, शुष्क बुझे चूने की अपक्रिया शुष्क क्लोरीन गैस से कराई जाती है। इसका मतलब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करवाना है। किसका कराना है, क्लोरीन गैस का अपक्रिया करवाना है। तो आपका क्या बनेगा, तो ये बना देता है आपका विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl2 प्लस H2O आपका बाहर निकलता है। तो यही हमारा होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक चूर्ण। क्लियर। नेक्स्ट, जिप्सम को गर्म करना है। जिप्सम कौन होता है, जिप्सम को गर्म करेंगे तो उसमें से पानी निकल के बाहर हो जाएगा। क्लियर, तो गर्म कर दीजिए जिप्सम। जिप्सम है क्या चीज़, हमारा चीज़ CaSO4.2H2O, ये हमारा हो गया जिप्सम। जिप्सम को आप गर्म करिए, कितने पर गर्म करेंगे, 373 केल्विन पर इसको गर्म किया जाएगा। तो गर्म करेंगे तो ये CaSO4.5H2O बनेगा, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं, प्लस 1.5 H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्लियर। यहाँ पे ये सारी अपक्रियाएं पहले से ही संतुलित है, यहाँ संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाली सब क्रिया भी संतुलित है और नीचे वाला भी संतुलित है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु की जल से अपक्रिया कराई जाती है। सोडियम धातु, सोडियम का आप अपक्रिया करवा लीजिए। किसके साथ करा रहे हैं, जल के साथ कराएंगे। ओके, तो धातु का जल के साथ अपक्रिया होगा तो क्या बनता है, धातु का जल के साथ अपक्रिया होगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, Na2O बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बाकी ये संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सारा चारों अपक्रिया था। इसके 4 नंबर आपको मिल जाते हैं, 4 नहीं 6 नंबर इसके मिलेंगे। कितने, 6 नंबर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में अथवा करके दिया है, भर्जन दिया है, उभय अपघटन। उभय अपघटन को आप द्विविस्थापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया आप इसमें लिख देते। ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया लिखते, भर्जन विधि लिखते, संक्षारण लिख देते। भर्जन में आपका क्या होगा, सल्फाइड अयस्क होता है। कौन सा अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को आप जो है वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, वायु की, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो ये हमारा धातु का ऑक्साइड बना लेता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो ये हमारा भर्जन विधि हो जाता है। क्लियर। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे आपका मान लीजिए सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का अपक्रिया करा दीजिए बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। ये एक लवण का निर्माण करेगा और दूसरा अवक्षेप बनाता है हमारा BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा अवक्षेप हो जाता है। यहाँ आयन का आदान प्रदान होता है, यहाँ से सोडियम आयन यहाँ से इनके पास जाएगा और बेरियम वाला इनके पास आता है। ठीक है, तो ये आयन का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर दो आयन एक दूसरे में विस्थापित होते हैं, तो इसको बोला जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। संक्षारण में क्या करना है, संक्षारण में आपका क्या होता है, वायु में मौजूद ऑक्सीजन और जल की मदद से क्या होता है, आपका कोई धातु की बनी चीज़ें होती है, खासकर लोहे का, तो उसकी ऊपरी परत क्या होती है, नष्ट होने लग जाती है।
प्रक्रिया को बोला जाता है संक्षारण। क्लियर। नेक्स्ट उपखंड गा दिया है। उपखंड गा में नाभिकीय और समुद्री ऊर्जा पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसको बड़े आराम से आप लिख सकते थे। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, नाभिकीय संयंत्र, जहाँ पर आप यूरेनियम हो गया, क्या हो गया, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब हमारे जो भारी तत्व हैं इनको जो है विघटित किया जाता है। प्लूटोनियम हो गया, ठीक है, और उससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समुद्री ऊर्जा में समुद्र की लहरों से करते हैं, समुद्र की लहरों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। समजात अंग क्या होंगे? जिनकी संरचना समान हो, संरचना जो है संरचना समान मिले किंतु कार्य अलग अलग हो। कार्य अलग अलग, क्या? कार्य अलग अलग अगर मिलता है तो हमारा समजात अंग हो जाता है। उदाहरण भी उसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है। और यहाँ पर समवृत्ति अंग मतलब क्या हो जाता है? संरचना अलग अलग लेकिन कार्य समान हो जाए। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण आप लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसका क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, ऊपर बता चुके थे एक बार ऑप्शन में। ठीक है। ऑप्शन में हमने बता दिया था CO2 + H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। और क्या बनाएंगे? प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन करना था। जो जनन तंत्र आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है। जनन तंत्र को आप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जनन तंत्र। ठीक है। यहाँ यूटेरस बना देंगे। ठीक है। और ये ग्रीवा वगैरह हो जाएगा। ये हमारा अंडाशय हो जाएगा, जहाँ पर अंडे होते हैं। ये हमारा फाइलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ठीक है। ओके। और ये ओपनिंग हो जाती है। नेक्स्ट अथवा करके दिया था, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर आप लिख सकते हैं कि हमको इसको सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना है, सतत पोषणीय विकास के हिसाब से करना है। ठीक है। वैकल्पिक स्रोत रखना है। ठीक है। तो ये सब आप उस पर कुछ बातें लिख सकते थे। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों का आंसर इसमें से मैक्सिमम सही गया होगा। ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं और अपने फटाफट आंसर मैच कर सकते हैं। क्लियर। आपका एग्ज़ाम के बहुत अच्छे ढंग से बीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है। धन्यवाद।